हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम अपनी लेबर सीरीज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948 ये करेंगे। आपके आने वाले ईओ, एओ, एएफसी के जो ईपीएफओ एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं इस एक्ट में वो सारे आज हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक्ट है क्यों और क्यों लागू किया गया। ये एक्ट एक्चुअली जो वर्कर्स है उनकी उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए, सिकनेस में, डिसेबलमेंट में या कोई इंजरी या एक्सीडेंट में उन्हें कैश बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए ये एक्ट आया था। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948 established a self-financed social security and health insurance scheme for industrial worker. It provides for compulsory insurance for employee in case of sickness, maternity, disablement and employment injury. इसका सीधा सीधा मतलब है कि जैसे वर्कर्स को कोई भी हेल्थ हेल्थ रिलेटेड इशू होता है, कोई इंजरी होती है, सिकनेस होता है, तो उस कंडीशन में उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, उन्हें मेडिकल बेनिफिट मिल सके, उन्हें कैश मिल सके। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी मदद करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहली बार एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि बीपी आदरकर जी ने लाए थे और इनने जो है लेबर कॉन्फ्रेंस में इस रिपोर्ट को रखा था। यही इसका बेस बना सोशल सिक्योरिटी स्कीम का इंडिया में। द रिपोर्ट बिकम द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन इंडिया। ठीक है, और उससे पहले, इस एक्ट से पहले एक फैक्ट एक्ट और आया था, वो था फैक्ट्री एक्ट 1948। इस एक्ट में भी थोड़े प्रोविजन थे जो वर्कर की हेल्थ सेफ्टी के लिए के कंसर्न थे, जैसे उनका हेल्थ कवरेज, सेफ्टी और उनकी लीव के बारे में देखने के लिए इस एक्ट में कवर था। लेकिन पूरी तरीके से मेडिकल और सिकनेस बेनिफिट नहीं कवर था। वो इसी एक्ट के थ्रू आया, ईआईसी एक्ट के थ्रू। ईआईसी एक्ट जो है 1948 में इनेक्ट कर दिया गया था और ये इफेक्ट में जब आया था वो था 1952। तो 4 साल बाद इफेक्ट में आया, लेकिन क्रिएट इन 1948 में ही कर दिया गया था और इफेक्ट में आया 1952 में। अब ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये एक्ट लगता है, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है एक्ट। तो कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पर यह एक्ट लागू होगा। और सरकार चाहे तो इसे किसी शॉप में, होटल में, रेस्टोरेंट में, सिनेमा में भी लगा सकती है जहाँ पर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। द It can be extended by the government to the establishments such as shop, hotel, restaurant, cinema, and theater employing 20 more than employee, 20 or more employee। ठीक है, तो 20 से एम्प्लॉय ज़्यादा काम जहाँ काम कर रहे होंगे वहाँ भी गवर्नमेंट चाहे तो इसे लगा सकती है। ये एक्ट दोनों जगह लगेगा, जहाँ पावर के बिना काम हो रहा हो और पावर के साथ काम हो रहा हो। ठीक है, मान लीजिए पावर के साथ काम हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, कोई मशीन्स लगी हुई हैं, तो वहाँ पावर के साथ काम हो रहा है। जहाँ हाथ से काम हो रहा है वहाँ बिना पावर काम हो रहा है। उन दोनों जगह ये लगेगा एक्ट। लेकिन ये सीजनल फैक्ट्रीज में नहीं लगेगा। सीजनल फैक्ट्री मतलब जो 2-3 महीने के लिए काम करते हैं, उन फैक्ट्रीज में नहीं लगेगा। एक अभी नया एक्ट जो अपना सोशल सिक्योरिटी कोड है, उसमें एक नया प्रोविजन आया है कि जितने भी हजार्डस वर्क होंगे, ठीक है, हजार्डस मतलब वर्क, मतलब जिसमें जान का खतरा है, जैसे माइन का काम हो गया या केमिकल फैक्ट्री में काम हो गया, वहाँ अगर एक सिंगल एम्प्लॉय भी है, इवन अ सिंगल एम्प्लॉय, तो भी ये एक्ट लगेगा। मतलब एक है तो भी लगेगा, एक से ज़्यादा है तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक एम्प्लॉय भी है तो भी ये वर्क एक्ट वहाँ पर लागू होगा। अभी जल्दी में कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी इसी एक्ट के अंदर जोड़ा गया है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए अगर सिंगल पर्सन भी हजार्डस ऑक्यूपेशन में है तो ये ईआईसी एक्ट उसे कवर करेगा। यहाँ पर 10 वाली लिमिट नहीं लगेगी। इवन अ सिंगल पर्सन विल बी कवर्ड। अब वेस्ट सीलिंग लिमिट देख लेते हैं। वेस्ट सीलिंग का मतलब है कि कौन कौन जो वर्कर है, किस वेस्ट तक के वर्कर इसमें कवर होंगे। तो जो भी वर्कर 21,000 पर मंथ से कम कमा रहा होगा अप टू, ठीक है, वो वर्कर इसमें आएगा और उस पर ये एक्ट अप्लाई होगा और वो इसके मेडिकल बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट ले पाएगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई विकलांग वर्कर है, डिसेबल्ड एम्प्लॉय है, तो उसके लिए वेस्ट सीलिंग लिमिट बढ़ा दी गई है।
वो 25,000 तक है। मान लीजिए वो 25,000 से कम कमा रहा होगा तो वो इस एक्ट के अंदर आएगा और उसे इस एक्ट के बेनिफिट क्लेम कर सकता है वो। अब इस एक्ट में वेजेस की डेफिनेशन कैसे क्या-क्या दी गई हुई है देख लेते हैं। जैसे इस एक्ट में बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ओवर टाइम एंड वेजेस विद लीव अप टू 2 मंथ एंड ऑथराइज्ड स्ट्राइक और ले ऑफ, ये वेजेस के अंदर कवर है। ठीक है। क्या नहीं कवर है? पीएफ कंट्रीब्यूशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, ग्रेच्युटी, कमीशन और बोनस, ये इस वेज के अंदर कवर नहीं होता है। वेज के अंदर कवर होने का मतलब क्या है? वेज के अंदर कवर होने का मतलब ये है कि जो भी बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, और जो भी कैश मिलेगा, ठीक है, तो वो बेनिफिट और कैश इसी बेसिक वेज जो वेजेस के अंदर इंक्लूड है, इन्हीं के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। तो ये वेज की डेफिनेशन है और इस वेजेस के डेफिनेशन में ये 4 चीजें इंक्लूडेड है। अब डिसेबलमेंट की जो कंडीशन दी गई हुई है इस एक्ट में वो भी देख लेते हैं। टेम्परेरी डिसेबलमेंट मतलब होता है कि कुछ दिन के लिए उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। ठीक है। कुछ दिन के लिए वो सही से काम नहीं कर पाएगा और कुछ दिन के लिए अर्निंग कैपेसिटी उसकी रिड्यूस हो गई है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है कि उसकी परमानेंट जो है अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है हर काम में। द पार्शियल लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इन ऑल द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो क्योंकि परमानेंट हो गई है और अब वो हर काम में जो है वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा जितना वो पहले करता था, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी हर काम में रिड्यूस हो गई है। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या है कि अब उसकी जो है पूरी तरह डिसेबल हो गया, मतलब अब वो कोई भी काम नहीं कर सकता। कंप्लीटली इनएबिलिटी टू वर्क इन एनी एम्प्लॉयमेंट परमानेंटली, अब वो कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता, वो टोटल डिसेबलमेंट में आएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, इफ द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ पार्शियल डिसेबलमेंट एक्सीड 100% इट इज ट्रीटेड एज टोटल डिसेबलमेंट। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए उसे पार्शियल 2-3 तरीके के पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाते हैं, 2-3 तरह की विकलांगता उसे हो जाती है। जैसे मान लीजिए 20% उसका हाथ नहीं काम कर रहा, 40% की आंख नहीं काम कर रही, या फिर 30% उसका पैर नहीं काम कर रहा, और इन सबको ऐड करा तो 100 हो गया, है ना, या 100 से ऊपर हो गया, तो फिर वो टोटल डिसेबलमेंट में आ जाएगा। जैसे माना जाएगा कि वो पूरी तरह काम नहीं कर सकता। अच्छा, इस एक्ट में एक चीज़ और कवर हो गई है। मान लीजिए कोई वर्कर जो है इंडस्ट्री जाता है और इंडस्ट्री से वापस आता है और जब जाते और आते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी अब कवर हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तो तब जो एक्सीडेंट होगा तो वही कवर होगा। उसके बाहर भी अगर वो कम्यूट कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है इंडस्ट्री जाने आने के लिए, और उस टाइम उसे कोई इंजरी या एक्सीडेंट हो जाता है, तो भी कवर होगा इसके अंदर। Coverage now extend to employment injury sustained while commuting to and fro place of employment as per 2010 amendment। ठीक है। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडी आती है इसके अंदर वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बॉडी इसके अंदर आती है वो आती है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है सारे फंड मैनेज करना, ये देखना कि ये एक्ट हर जगह लग रहा है, पॉलिसी बनाना, और ये हर जगह जो एक्ट है हर फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट में इम्प्लीमेंट सही से किया जा रहा है। द एपेक्स बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। कौन कौन इसके अंदर होगा? इस बॉडी में क्या कंपोजिशन होगी? चेयरमैन होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वाइस चेयरमैन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, डायरेक्टर जनरल होगा 5 साल के लिए जो सीईओ होगा, 5 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, एक मेंबर ईच स्टेट, हर स्टेट से एक मेंबर होगा, 10 एम्प्लॉयर और 10 एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 3 एमएलए होंगे जिसमें से 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा का होगा, और 2 मेडिकल प्रोफेशनल होंगे। तो ये हो गया इसका कंपोजिशन। आगे देखते हैं क्या क्या पावर रहेगी। मैनेज फंड, इंश्योर प्रॉपर डिस्बर्समेंट ऑफ बेनिफिट, सुपरवाइज रीजनल एंड लोकल ऑफिस। ठीक है, ये इसकी पावर्स रहेंगी कि फंड को मैनेज करना, सबको बेनिफिट मिल रहा है, और सुपरवाइज करना। ठीक है। सस्पेंशन ऑफ कॉर्पोरेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये कॉर्पोरेशन सही से काम नहीं कर रहा है तो वो उसे सस्पेंड कर सकती है और दूसरा नया कॉर्पोरेशन अपॉइंट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव और सस्पेंड द कॉर्पोरेशन इफ इट फेल टू परफॉर्म ड्यूटी। इन सच केस न्यू कॉर्पोरेशन में बी अपॉइंटेड। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
अब दूसरी बॉडी आती है, वो आती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का क्या काम रहता है कि जो भी कॉर्पोरेशन काम देता है उसमें उसे असिस्ट करना, उसका साथ देके, ठीक है? जो भी कॉर्पोरेशन पॉलिसी मैटर बनाता है और जो भी जहाँ भी ये इम्प्लीमेंट की जाती है उसे देखना, ठीक है? द एग्जीक्यूटिव बॉडी दैट असेस द कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी मैटर, ठीक है? उसका असिस्ट करना काम रहता है कॉर्पोरेशन को। इसमें कौन कौन रहता है? चेयरमैन, 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के, 3 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के, 8 मेंबर जो पीछे हम लोगों ने ईएसआई कॉर्पोरेशन पढ़ा उसके, डायरेक्टर जनरल इसका एक्स ऑफिशियल मेंबर रहेगा और ये 2 साल के लिए चुनी जाएगी। ये 2 साल के लिए अपॉइंट होंगे सब। तीसरा कौन सा है? मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के जितने भी मेडिकल मैटर होंगे इसमें, कि कौन सी कितना बेनिफिट मिलेगा, कौन सी डिसीज में कितना बेनिफिट मिलेगा, कितनी लीव मिलेगी, और मेडिकल से रिलेटेड जितनी पॉलिसी होंगी, उन सबको देखना इसका काम रहेगा। द एडवाइजरी बॉडी ऑन मेडिकल मैटर्स, ठीक है? गाइडेंस, प्रोवाइड गाइडेंस ऑफ स्कोप, नेचर एंड गाइडेंस ऑन द नेचर, स्कोप एंड क्वालिटी ऑफ मेडिकल सर्विस। जितनी मेडिकल सर्विस देख के जितनी पॉलिसी बनेंगी वो मेडिकल काउंसिल देखेगा। इसके अंदर कौन कौन रहेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC, ठीक है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, इसके को चेयरमैन रहेंगे एक्स ऑफिशियो। मेडिकल कमिश्नर रहेगा, 1 मेंबर हर स्टेट से, फ्रॉम ईच स्टेट, 3 मेंबर एम्प्लॉय की तरफ से, 3 मेंबर एम्प्लॉयर की तरफ से, 3 मेडिकल प्रोफेशनल, और ये 4 साल के लिए बॉडी अपॉइंट होगी, ठीक है? ये इसका कंपोजिशन हो गया, इसे याद रखिएगा आप। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। जो एम्प्लॉय की और वर्कर की वेज मिलती है उसमें से कितना पैसा कटेगा, ठीक है? ये देखना होगा, और कितना पैसा एम्प्लॉयर देगा और कितना पैसा वर्कर को देना होगा कंट्रीब्यूशन के तौर पे। तो क्या था पहले, 1989 से पहले जो भी कंट्रीब्यूशन था ये वर्कर और एम्प्लॉय आपस में डिस्कस कर लेते थे कि कितना देना है। लेकिन 1989 के बाद ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और पहले ये लोग खुद ही डिसाइड कर लेते थे। इस टाइम जो करंट रेट क्या चल रहा है, पहली बात कि एम्प्लॉयर को कितना देना होगा, वो देना होगा 3.25 ऑफ एम्प्लॉय वेजेस। इतना एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन के तौर पे उसके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। और एम्प्लॉय को कितना देना होगा कंट्रीब्यूशन में, उसे देना होगा 0.75 अपनी वेजेस का, ठीक है? तो ये वर्कर का कंट्रीब्यूशन है 0.75, और ये जो उसे नौकरी पर रखेगा एम्प्लॉयर, उसका कंट्रीब्यूशन है। और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से चेंज करती रहती है। एक स्पेशल प्रोविजन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी वर्कर की डेली तनख्वाह 176 से कम है, पर डे सैलरी उसकी 176 से कम है, तो जो दोनों कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो एम्प्लॉय का, वर्कर का, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोनों ही एम्प्लॉयर देगा, ठीक है? उस केस में वर्कर को कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा अगर उसकी तनख्वाह 176 पर डे से कम है। ये नंबर पहले 137 था, ठीक है? इसे चेंज करके 176 कर दिया गया है। और मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है, ठीक है, फर्स्ट टाइम वर्कर है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर चाहे तो उसके शेयर भी दे सकता है अपनी तरफ से, बाद में वो उससे रिकवर कर लेगा उसकी वेजेस से, ठीक है? अब कंट्रीब्यूशन कब देना होगा? कंट्रीब्यूशन जब भी क्लोजिंग मंथ होगा उसके 15 दिन के अंदर दे देना होगा, 15 डेज ऑफ ऑफ द क्लोज ऑफ ईच मंथ, ठीक है? ये कंट्रीब्यूशन देने की डेट है। इन केस कोई डिफॉल्ट होता है या कंट्रीब्यूशन देने में लेट होता है तो 12% का इंटरेस्ट लगेगा एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉयर पे, ठीक है? एम्प्लॉयर पे 12% का इंटरेस्ट लगेगा अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देने में कुछ लेट करता है। गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई है, उसमें क्या है कि मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति है, तो उसका 10 साल तक का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, मतलब वर्कर और एम्प्लॉयर का दोनों कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि मतलब कोई विकलांग हो जाए तो उसे एम्प्लॉयर जो है, जो काम पर रखा है, उसे निकाले ना, क्योंकि वो विकलांग हो जाएगा तो एम्प्लॉयर चाहेगा कि उसे निकाल दें ताकि उसे जॉब उसे बनी रहे। तो इसलिए उसकी सहायता करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आए कि दोनों कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, 10 साल तक गवर्नमेंट देगी। एम्प्लॉयर आर exempted फ्रॉम पेइंग कंट्रीब्यूशन फॉर 10 years फॉर परमानेंट डिसेबल्ड एम्प्लॉय। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट will play the contribution behalf of employer, ठीक है?
अब कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है, ठीक है, कौन से पीरियड में कंट्रीब्यूट करेंगे और उसका बेनिफिट पीरियड क्या होगा। जो भी कंट्रीब्यूशन 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक किया जाएगा, उसका बेनिफिट ये होगा 1 जनवरी से 30 जून तक नेक्स्ट ईयर। और जो भी कंट्रीब्यूशन पीरियड 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का होगा, उसका जो बेनिफिट पीरियड होगा 1 जुलाई से 31 दिसंबर सेम ईयर। तो ये बेनिफिट पीरियड और कंट्रीब्यूटिंग पीरियड याद रखिएगा। अब स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट क्या होता है? स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ताकि ये पता जा सके कि उसे कैश बेनिफिट कितना मिलेगा। द स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट इज एवरेज डेली वेज यूज टू कैलकुलेट कैश बेनिफिट। ठीक है, ये एवरेज डेली वेज है जो हम एम्प्लॉय को जो उसका कैश बेनिफिट होगा किसी भी सिकनेस के टाइम, ठीक है, डिसेबलमेंट के टाइम, जो भी उसे कैश बेनिफिट मिलेगा वो एसबीआर के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। एसबीआर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेजेस ड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज वर्कड। ठीक है, जितना टोटल वेजेस जो उसकी कंट्रीब्यूटिंग पीरियड में टोटल वेजेस थी और जितने दिन उसने काम किया डिवाइडेड बाय, ये एसबीआर का निकालने का फॉर्मूला है। इस एसबीआर को याद रखिएगा क्योंकि जितना भी कंट्रीब्यूशन आगे चल के होगा वो इसी के बेसिस पे होगा कि उसने टोटल वेजेस उसकी जब कंट्रीब्यूटिंग पीरियड थी उस टाइम कितनी थी और कितने दिन डिवाइडेड बाय टोटल उसने कितने दिन काम किया। ठीक है, तो वो इसी के बेसिस पे आगे का बेनिफिट निकाला जाएगा, जो भी इसे बेनिफिट मिलेगा इस एक्ट के अंदर। अब कौन कौन से ऐसे बेनिफिट मिलेंगे इस एक्ट के अंदर? 6 तरह के जो बेनिफिट है इसे मिलेंगे, 6 टाइप के। पहला है सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट, मेडिकल, फ्यूनरल। ये 6 तरह के एक्सपेंसेस, 6 तरह के बेनिफिट हैं जो वर्कर क्लेम कर सकता है। अब सारे बेनिफिट एक एक करके देख लेते हैं, कितना कितना क्लेम मिलेगा इसमें और क्या क्या इसकी क्वालिफाइंग कंडीशन है। सिकनेस बेनिफिट मतलब वर्कर बीमार हो जाता है, उस कंडीशन में क्या क्वालिफाइंग कंडीशन है। ठीक है, अगर मान लीजिए वर्कर बीमार हो जाता है तो क्वालिफाइंग कंडीशन है ये बेनिफिट लेने के लिए कि उसने 70 डे का काम किया हो, 70 डे ऑफ कंट्रीब्यूशन इन अ 6 मंथ, मतलब 70 डे का कंट्रीब्यूशन, 78 डेज का कंट्रीब्यूशन तो उसका होना चाहिए पूरा पिछले 6 महीने में। और इस कंडीशन में जो उसे रेट मिलेगा, मतलब उसे जो बेनिफिट मिलेगा वो 70% ऑफ एसबीआर। ठीक है, एसबीआर मैंने आपको पिछले कैलकुलेट करना बताया, वो एसबीआर निकाला जाएगा उसका और उसका 70% जो है उसे बेनिफिट मिलेगा। क्या ड्यूरेशन के लिए? 91 डेज ऑफ बेनिफिट ईयर, 91 डे के लिए। ठीक है, लेकिन ये अप्लीकेबल नहीं होगा, मान लीजिए वो कोई पेड लीव पे या हॉलीडे पे है, तब उसे सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनहैंस्ड सिकनेस बेनिफिट इन केस ऑफ स्टेरलाइजेशन, नसबंदी के समय मेल को 7 दिन का फुल वेज मिलेगा और फीमेल को 14 दिन का फुल वेज मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये। इन केस ऑफ एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, इसका मतलब क्या है? कुछ बीमारियां बहुत लंबी चलती हैं जैसे टीबी, लेप्रोसिस, कैंसर, इस टाइप की लंबी बीमारियों के लिए जो कि 34 नंबर में है, इस एक्ट में ऐसी 34 बीमारियां मेंशन है जो लंबी चलने वाली हैं। उन केस में जो एम्प्लॉय को, जो वर्कर है, उसे 80% ऑफ एसबीआर का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इतनी तनख्वाह उसे दी जाएगी। कब तक के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, तो जो लंबी बीमारी है उसके लिए अलग प्रोविजन है। चलिए आगे देखते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट, देखिए मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 में भी कवर है और इसमें भी कवर है। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है कि इसमें क्वालिफाइंग कंडीशन जो है वो 70 डे है और उसमें 80 डे थी। तो 70 डे अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करती है इन अ 2 कंट्रीब्यूटिंग पीरियड, एक कंट्रीब्यूटिंग पीरियड होता है 6 मंथ का, तो इंटू 2 हो गया 1 साल। 1 साल में अगर वो 60 डे भी आके कंट्रीब्यूट करती है, आके अपने वेजेस का अपना कंट्रीब्यूट करती है, अपने वेजेस का जो 70 डेज भी कंट्रीब्यूट करती है, 70 दिन भी, तो उसे मॉनेटरी बेनिफिट के लिए वो क्लेम कर सकती है और उसे जो है फुल वेजेस मिलेंगे, 100% ऑफ एसबीआर फुल वेजेस मिलेंगी। और छुट्टी उसकी होगी 26 वीक की। मेडिकल बोनस होगा उसका 3,500। 1 महीने का उसे एक्सटेंशन मिल सकता है इन केस ऑफ इलनेस। मान लीजिए प्रेगनेंसी की वजह से कोई इलनेस हो जाती है तो उसे 1 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है, और कन्फाइनमेंट एक्सपेंस होगा उसका 7,500, जो पहले 5,000 था उसे बढ़ा के 7,500 कर दिया है। कन्फाइनमेंट एक्सपेंस क्या होता है? इन केस जो फीमेल एम्प्लॉय है
और जहाँ पर है वहाँ पर कोई ईएसआई का फैसिलिटी नहीं है, ईएसआई का हॉस्पिटल नहीं है और उसे किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना हो रहा पड़ रहा है इन केस, तो उसे एक्स्ट्रा 7,500 दिए जाएंगे किसी दूसरे हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। डिसेबलमेंट बेनिफिट क्या मिलेंगे? अगर टेम्परेरी डिसेबलमेंट है तो 90% ऑफ एसबीआर, ठीक है, और टेम्परेरी जो डिसेबलमेंट होना चाहिए वो 3 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए परमानेंट डिसेबलमेंट है तो 90% ऑफ द एसबीआर, और मान लीजिए ऑक्यूपेशनल डिसीज है जो कि 3rd शेड्यूल में मेंशन्ड है, तो पूरा जो भी है एसबीआर का है 100% मिलेगा, जो भी वेजेस है उसकी। ऑक्यूपेशनल डिसीज वो होती हैं जो किसी ऑक्यूपेशन के समय हो जाती हैं, जो वर्किंग कंडीशन हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए वर्कर माइन में काम कर रहा है और उसे रेस्पिरेशन या ट्यूबरक्लोसिस जैसी कोई बीमारी हो जाती है वर्किंग के टाइम, तो उसे ऑक्यूपेशनल डिसीज कहेंगे। रिहेबिलिटेशन अलाउंस, ठीक है, उसे रिकवरी के लिए 123 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, और जितना भी नोटिफाई किया जाए उससे ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। आगे देखते हैं डिपेंडेंट बेनिफिट। मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है किसी वर्कर की, तो उसके डिपेंडेंट को क्या बेनिफिट मिलेगा? इसकी कोई क्वालिफाइंग कंडीशन नहीं है, मतलब जब भी डेथ को किसी भी समय उसकी डेथ हो जाती है और उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितने देर कंट्रीब्यूट किया है, ये मैटर नहीं करेगा यहाँ पर। इन केस ऑफ डेथ ये कुछ मैटर नहीं करेगा, और उसे जो रेट मिलेगा 90% ऑफ एसबीआर, 90% जो है उसकी जो एसबीआर निकलेगा वेजेस का, उसका 90% जो है उसके डिपेंडेंट और नॉमिनी को दिया जाएगा। और कब तक दिया जाएगा वो पेंशन? एक तरीके से विडो को टिल मैरिज, उसकी जो विडो होगी जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेती तो तब तक दिया जाएगा। उसके बच्चों को जब तक वो 25 साल के नहीं हो जाते तब तक दिया जाएगा। और मान लीजिए उसके डिपेंडेंट पेरेंट है या विडो मदर है, उसे लाइफ टाइम मिलेगा, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक वो पेंशन उन्हें मिलेगी। मेडिकल बेनिफिट क्या क्या है? देखिए मेडिकल बेनिफिट में कैश नहीं होता है, मेडिकल बेनिफिट में आप जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर वो सिकनेस बेनिफिट के लिए एलिजिबल है तो मेडिकल बेनिफिट के लिए एलिजिबल होगा, या कोई भी फीमेल एम्प्लॉय अगर वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो वो मेडिकल बेनिफिट के लिए भी एलिजिबल होगी। इसमें आप जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन कोई भी कैश नहीं होगा, कैश नहीं मिलता है इसमें। और कब तक मेडिकल बेनिफिट ले सकते हैं? अपनी रिटायरमेंट एज तक, सुपर एन्युएशन, ठीक है, रिटायरमेंट एज तक मेडिकल बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए रिटायरमेंट एज के बाद भी बेनिफिट लेना हो तो उसके लिए एक स्कीम चलती है कि आपको 120 रुपये एज अ प्रीमियम देना होगा 5 साल पहले से रिटायर होने के, ठीक है, 5 साल पहले से 120 रुपये प्रीमियम देना होगा, तो आप जो है रिटायर होने के बाद भी मेडिकल बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, जो भी मेडिकल बेनिफिट दिया जाएगा उसमें एक जो है 1/8 हिस्सा जो है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी अप टू 1500 पर पर्सन, और बाकी का बचा हुआ पैसा जो है ईएसआई बियर करेगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट शेयरिंग है इन केस ऑफ मेडिकल बेनिफिट। फ्यूनरल एक्सपेंस, ठीक है, फ्यूनरल एक्सपेंस के लिए भी कोई क्वालिफाइंग कंडीशन नहीं है, ठीक है, और फ्यूनरल एक्सपेंस दिया जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये उसके अंतिम संस्कार के लिए दिया जाएगा, और इसे 3 महीने के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं डेथ के। इसके अंदर एक स्कीम चलती है, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम। इसे राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 2005 ये स्टार्ट करी गई थी। मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन आती है जिस टाइम उसके वर्कर की नौकरी छूट जाती है और वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाता है, तो उस टाइम उसकी मदद करने के लिए, उसके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये स्कीम लाई गई, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ है, ठीक है, जो भी पर्सन इसके अंदर आएगा स्कीम के अंदर और जो भी ईएसआई से रजिस्टर्ड होगा उसके लिए स्कीम लाई गई है। ये कहाँ कहाँ कवर होगी? अगर मान लीजिए इस्टेब्लिशमेंट क्लोज हो जाता है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री क्लोज हो जाती है तो वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, उस कंडीशन में ये कवर होगा। मान लीजिए कोई वर्कर निकाल दिया जाता है किसी वजह से तो कवर होगा। और कोई भी परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है ड्यू टू नॉन एम्प्लॉयमेंट इंजरी, एम्प्लॉयमेंट के बाहर उसका कोई इंजरी हो जाती है और परमानेंट तरह की, ठीक है, परमानेंट विकलांगता हो जाती है, नॉन एम्प्लॉयमेंट इंजरी, एम्प्लॉयमेंट के बाहर, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा,
ठीक है, उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। क्या कंडीशन है इसकी? उसने कम से कम 2 साल अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो। जो वेजेस कटाते हैं ना, 0.7 0.5, उसने उतना पेड कंट्रीब्यूशन किया हो 2 साल तक के लिए। 2 साल मतलब अपना वेज से पैसा कटवाया हो, तब जाके उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। पहले ये 3 साल थी लिमिट, अब 2 साल कर दी गई है। और वो सिकनेस बेनिफिट के, जो सिकनेस बेनिफिट के दो दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, उसके वो भी उसने किया हो। ठीक है, 2 सिकनेस बेनिफिट पीरियड के लिए कंट्रीब्यूशन किया हो और 2 साल उसने पेड कंट्रीब्यूशन किया हो, तो वो जो है इस स्कीम के लिए एलिजिबल होगा और उससे इसमें अलाउंस मिलेगा। कितना अलाउंस मिलेगा? 50% ऑफ द वेजेस, मतलब आधी तनख्वाह मिलेगी। कब तक के लिए मिलेगी? 24 महीने, मतलब 2 साल के लिए। 2 साल के लिए आधी तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, 2 साल के लिए उसे आधी तनख्वाह मिलेगी एज अ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। और क्या मिलेगा? उसे इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी 6 मंथ के लिए, ताकि वो दोबारा नौकरी ढूंढ सके। और उसे मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाएगा। उसकी और उसकी फैमिली को 1 साल तक के लिए मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाएगा, मतलब वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिसिन भी ले सकता है। पेनल्टी क्या है इस एक्ट के अंदर? मान लीजिए कोई कंट्रीब्यूशन देने में फेल हो जाता है एम्प्लॉयर, तो 10,000 रुपये फाइन होगा उसके ऊपर। अगर मान लीजिए, ठीक है, वो एम्प्लॉय से जो एम्प्लॉय का डिडक्शन होता है 0.75 का, वो उसके वेजेस से पैसा काट लेता है लेकिन जमा नहीं करता है, तो 20,000 रुपये फाइन होगा। 3 साल तक की जेल हो सकती है सीरियस वायलेशन के लिए, और इंटरेस्ट भी लगेगा 12% का अगर वो लेट करता है तो। ठीक है, ये बता चुका हूँ। अगर उसने लेट कंट्रीब्यूशन किया तो एम्प्लॉयर के ऊपर 12% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा और वो इंटरेस्ट भी जमा कराया जाएगा उससे। कुछ एडिशनल जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है इसके अंदर, जो अपना जो सोशल सिक्योरिटी कोड जो 2020 आया है उसके अंदर देख लेते हैं क्या है। पहली बात तो जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है, उसमें 9 लॉ जो है मर्ज कर दिए गए हैं। उसमें से ये ESC एक्ट भी है। ठीक है, एक्सपेंड डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है उसमें 3-4 लोग जोड़ दिए गए हैं, जैसे गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। ये भी अब वर्कर की कंडीशन में आ गए हैं और इन्हें भी अब ये भी बेनिफिट ले सकते हैं इस एक्ट के अंदर। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जो भी इस्टेब्लिशमेंट पहले रजिस्टर नहीं थे ESI के एक्ट के साथ, वो चाहे तो अब ESI एक्ट के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी फॉर हजार्डस वर्क। जो भी हजार्डस वर्क होगा, भले उसमें एक वर्कर भी हो, वहां पर ESI एक्ट लागू होगा। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे जो नए सोशल कोड में आए हैं। ठीक है, तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे इस एक्ट के, वो सारे कवर कर लिए हैं और ये एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले पेपर EPFO पेपर के लिए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।